हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद जिसने हमने क्लियर कर लिया मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, जांगल जनपद और आज का है हमारा सीवी जनपद। यानी मत्स्य जनपद पढ़ लिया जिसकी राजधानी थी विराटनगर। विराट नगर जयपुर के आसपास का इलाका, जो वर्तमान का हमारा जयपुर जिला है उसके आसपास का इलाका। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी मथुरा। ये आता है राजस्थान का ब्रज का क्षेत्र और वर्तमान का मध्य प्रदेश है। यहाँ का जो इलाका है मथुरा के आसपास का, यहाँ पर आता है। फिर था हमारा जांगल जनपद। जांगल की राजधानी थी अही छतरपुर। अही छतरपुर जो वर्तमान के जो ज़िले हैं हमारे बीकानेर और जोधपुर, यहाँ का क्षेत्र जांगल जनपद के अंदर आता था। आज है हमारा सीवी जनपद। इसकी शुरुआत करते हैं। सीवी जनपद ये जो राजस्थान का मैप है ये रह गया मत्स्य महाजनपद, ये रह गया सूरसेन, ये जांगल बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान है। यहाँ पर है सीवी जनपद। वर्तमान का जो ज़िला है चित्तौड़गढ़, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद के अंदर आता है। यानी मेवाड़ का क्षेत्र। मेवाड़ प्राचीन काल में इसको मेदपाट भी बोलते थे। ये क्षेत्र आता है। सीवी जनपद है, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी शिवपुर। प्रारंभिक राजधानी शिवपुर। और बताया जाता है कि सीवी जो जाति थी वो दक्षिणी पंजाब में निवास करने वाली थी। उस टाइम में यूनानी शासक सिकंदर ने, यूनानी शासक है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो ये जो सीवी जाति थी दक्षिणी भाग के क्षेत्र में पंजाब में निवास करने वाली, वो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर आकर निवास करने लगी। तो प्राचीन राजधानी इसकी शिवपुर थी। वर्तमान में जो पाकिस्तान का स्थान है सोरकोट, पाकिस्तान का ये है सोरकोट, इसी का जो नाम है वो शिवपुर माना जाता है कि प्राचीन काल में शिवपुर था। वर्तमान है वो स्थान है पाकिस्तान का सोरकोट। दक्षिणी राजस्थान जो चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने सीवी ने नगरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अब पूछ लिया जाता है सीवी जनपद की राजधानी के बारे में कि प्रारंभिक राजधानी सीवी जनपद की क्या थी, तो आपको करना होगा शिवपुर। जो मेवाड़ क्षेत्र में आने के बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई वो थी नगरी। सीवी जो जाति थी इनके बारे में कहा जाता है कि
अनेक स्थानों से इनके चलाए हुए सिक्के मिलते हैं, यानी सीवियों के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं अनेक स्थानों से। एक मिला है मंदसौर के अंदर, मंदसौर। मंदसौर में मिला है 5 गुहा लेख, 5 गुहा लेख मिले हैं। गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं के अंदर लिखे हुए लेख, जो दीवारों पे लिखे जाते थे, छत के ऊपर भी लिखे जाते थे, यानी जो जाति थी गुफाओं में निवास करती थी और वहीं पर लेख लिखती थी। तो 5 गुहा लेख मिले हैं सीवी जातियों के मंदसौर के पास में। उनसे पता चलता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग से प्रवेश करके सीवी जाति ने मेवाड़ क्षेत्र में आकर नगरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया और इनका जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्वी भाग माना जाता है, यानी बीच का इलाका आता है। ठीक है, अब जो तीनों इसमें देखो, ये तो आ गया मत्स्य का भाग, मत्स्य का, ये इधर का आ गया जांगल का भाग, सूरसेन आ गया जो यहाँ का भाग है, ये भाग आ गया सूरसेन के अंदर, और ये जो इधर बचा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये आता है सीवी जनपद के अंदर। ये थे हमारे राजस्थान के जनपद। अब जो हमारे महाजनपद थे, इनको बताया जाता है कि कुछ अधिकांश महाजनपद थे राजतंत्र और कुछ थे गणतंत्र। गणतंत्र में बताया जाता है कि एक तो मल महाजनपद और दूसरा है वज्जी महाजनपद। इन 2 महाजनपदों में मल व वज्जी, इनके अंदर यानी गणतंत्र, गण का मतलब यानी एक समूह होता था और वो समूह ही इनके ऊपर शासन करता था, जिनको गणतंत्र जनपद की संज्ञा दी गई है। और बाकी थे राजतंत्र, उसमें राजा शासन करता था और राजा के नीचे कार्य को संभालने वाले मंत्री होते थे। तो जो गणतंत्र हैं, इसमें बताया जाता है हमें कि इनकी एक सबसे बड़ी संस्था होती थी जो थी संथागार। बहुत बार पूछा जाता है कि संथागार का आशय क्या है या संथागार क्या थी। तो संथागार थी जो महाजनपद थे जिनके ऊपर यानी गणतंत्र जो जनता का शासन था, उनकी सबसे बड़ी संस्था थी, जिसको केंद्रीय संथागार व प्रांतीय संथागार यानी 2 भागों में बांटा गया था। एक जो होती थी केंद्र की संथागार, जैसे हमारी जो संसद है भारत की केंद्र के अंदर, उसी हिसाब से जो प्रांतों में हमारी सरकार है वो प्रांतीय संथागार थी। संथागार के अंदर कुलीन परिवार के लोग ही शामिल होते थे। कौन से? कुलीन परिवार के, यानी गरीब लोग जो थे इसमें नए के बराबर होते थे, कुलीन परिवार के लोग होते थे। यही लोग इस संथागार के अंदर बैठकर नीति के जो आधारभूत नियम थे उनको बनाते थे और उन्हें लागू करवाते थे। जो संथागार के सदस्य थे कुलीन परिवार के लोग, वो किसी विशेष विषय के ऊपर विचार विमर्श करते थे, उसे कहा जाता था अन्यु विरोध। अन्यु विरोध ये नाम दिया गया है कि संथागार के सदस्य किसी विशेष विषय पर अपने विचार विमर्श या उनके ऊपर किसी जो विषय था किसके ऊपर चर्चा करनी है, किसके ऊपर हमें क्या करना है, जो सामने रखते थे उन्हें कहा जाता था अन्यु विरोध। अगर किसी विषय के ऊपर मतभेद होता था तो मतदान करवाया जाता था, जिसमें बहुरंगी सलाखाएँ काम में ली जाती थी। तो ये महाजनपद थे हमारे 2 प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक, दूसरे गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में राजा का शासन था और गणतंत्रात्मक में गण यानी एक समूह विशेष का शासन होता था, जो 2 ही माने जाते हैं, मल और वज्जी।
गणतंत्र की सबसे बड़ी संस्था होती थी वो होती थी संथागार, और संथागार के सदस्य होते थे वो कुलीन परिवार से संबंधित होते थे, और वही किसी विशेष विषय पर विचार विमर्श रखते थे। उनका नाम दिया गया था अन्यू विरोध। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गणतंत्र थे ये नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपसी जो उसमें फूट थी, फूट के कारण ये कामयाब नहीं हो सके और ये बिखर गए गणतंत्र। ये अपना टॉपिक था राजस्थान के जनपद। अब अगला जो टॉपिक है राजस्थान के जनपद के बाद में आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश मौर्य वंश अभी जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न आया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ये अभी क्वेश्चन आया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जो काल था वो माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध जो महाजनपद था उस पर अधिकार किया। मगध के ऊपर यानी मगध पर 326 ईसा पूर्व में नंद वंश का राजा धनानंद, ये कहीं पर घनानंद भी मिलता है, हमें घनानंद भी मिलता है, धनानंद भी मिलता है, धननंद भी मिलता है, अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग गाइडों में। तो मगध के ऊपर 326 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासक था धनानंद। ये शासक था विलासी जीवन व्यतीत करने वाला, यानी अपना विलासी जीवन व्यतीत करता था और जनता के ऊपर अत्याचार करता था। जनता के ऊपर अत्याचार करता था जिसके कारण जनता बहुत परेशान थी। धनानंद ने क्या किया कि बहुत सारे कर बढ़ा दिए जनता के ऊपर। कर बढ़ाने के कारण वहाँ के लोग उससे असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट हो गए, ये दो कारण हो गए। एक तो यानी ये विलासी शासक था धनानंद, दूसरा जनता के ऊपर कर बढ़ाने से जनता परेशान हो गई। फिर जनता को भय था कि यूनानी शासक था, यूनानी शासक है सिकंदर। सिकंदर भी भारत पे आक्रमण करना चाहता था। जो पाकिस्तान का जो इलाका है, इधर से आपने राजस्थान के जनपद में पढ़ा है कि सिकंदर के आक्रमण के कारण ही सीवी जाति है वो राजस्थान में आकर निवास स्थान बना लिया था। तो वही सिकंदर भारत के ऊपर यानी मगध साम्राज्य जो सबसे विशाल और शक्तिशाली 16 महाजनपदों में माना जाता था उसके ऊपर शासन करना चाहता था। तो जनता उससे भी भयभीत थी कि सिकंदर है वो हमारा शासक बनेगा। तो इन दोनों बातों से परेशान होकर जनता एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति की तलाश में थी जो मगध का शासन कर सके, और उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया और वो व्यक्ति था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मगध का शासक बना किसकी सहायता से? उसका गुरु था कौटिल्य। चंद्रगुप्त का गुरु था कौटिल्य। इसको चाणक्य नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं इसका तीसरा नाम मिलता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कौटिल्य, चाणक्य व विष्णुगुप्त, यानी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो ये इनका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का। जो कौटिल्य था वो पहले यहाँ रहता था धनानंद के पास में। धनानंद जो यानी विलासी और अत्याचार करता था जनता के ऊपर, इस कारण से इसको सहन नहीं कर सका और धनानंद ने इसको निकाल दिया। किसको? कौटिल्य को। और ये कौटिल्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक छोटे से बालक को तैयार किया और चंद्रगुप्त खुद था ये भी इससे यानी धनानंद से घृणा करता था क्योंकि इसकी माँ को दरबार से निकाल दिया था।
इस कारण से यानी दोनों का एक ही लक्ष्य हो गया, किसका, कौटिल्य का और चंद्रगुप्त का, और दोनों ने मिलकर जो नंद वंश का राजा था धनानंद उसको पराजित कर दिया। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अब चंद्रगुप्त के बारे में जो अगला है, आगे की जो जिसकी विजय है उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।